तो पिछले वीडियो में अगर हम बात करें तो इसमें जो है कंप्लीट हो चुका है। प्रोग्राम्स में प्रकार की गलतियों, सिंटैक्स गलती और लॉजिक गलती तक कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बूटिंग से, और बूटिंग के आगे जितने भी चीज़ें इसमें बची हुई हैं वो हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, इस बुक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बूटिंग की अगर हम बात करें तो इसका अन्य नाम है बूट स्ट्रैप, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बूट स्ट्रैप इसका अन्य नाम है स्ट्रैप। और कंप्यूटर का जो पावर बटन ऑन करने से लेकर और उपयोग है तो जो है तैयार होने तक के जो ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया होती है उसको हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब कंप्यूटर का पावर बटन जब हम ऑन कर देते हैं, इसके बाद उसमें जो प्रोसेस लगता है उसको तैयार होने में, मतलब उपयोग करने में, इस प्रक्रिया को जो बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया अपने आप चलती है, यानी कि कुछ समय लेता है ना कंप्यूटर खोलने में, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम बूटिंग करते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉपी जो है मेन मेमोरी यानी कि रैम में जो है लोड करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो कॉपी होता है उसका जो है मेन मेमोरी में इसको लोड करना इसका मेन कार्य होता है, और हार्डवेयर की जांच करता है, ठीक है, तक, और इसकी जो जानकारी होती है इसको जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो ये दो चीज़ें, इसका दो कार्य होता है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक होता है कोल्ड बूट। कोल्ड बूट की बात करें तो जब किसी बंद कंप्यूटर को पावर या स्टार्ट बटन दबाकर ऑन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। और दूसरा होता है वार्म बूट। जब इसमें क्या होता है कि पहले से चालू कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना पुनः जो है बूट किया जाए, तो उसको हम क्या करा कहते हैं, उसको हम कहते हैं वार्म बूट, ठीक है। यानी कि इसमें जो कंप्यूटर चालू है पहले से ही उसको जो है पावर सप्लाई बंद किए बिना पुनः बूट कराया जाए तो उसको हम कहते हैं वार्म बूट। और इसके लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट का, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब इसमें एक होता है कर्नेल, ठीक है। कर्नेल से क्वेश्चन बनता है। कर्नेल क्या होता है, तो ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु या आधारित संरचना वाला भाग होता है। इसका काम की बात करें तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करना एवं उपकरणों का प्रबंधन सुनिश्चित करना इसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। और संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कर्नेल पर ही आधारित होता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सारा का सारा कर्नेल पर आधारित होता है। इसका अन्य नाम क्या है, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इससे भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड जो है कर्नेल को ही कहते हैं। तो ये हो गया कर्नेल। अब कंप्यूटर प्रोग्राम की कुछ भाषाएं हैं, ठीक है। भाषाओं में अगर हम बात करेंगे तो दो प्रकार की भाषाएं हैं, लो लेवल लैंग्वेज जिसको LLL कहते हैं, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज जिसको HLL कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मशीन लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज। इसको असेंबली लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में आता है कोबोल, बेसिक, C++, जावा, लोगो, ये सब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। एक एक करके जानेंगे इसमें मशीन लैंग्वेज क्या होता है। तो मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये प्रथम पीढ़ी का लैंग्वेज है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी का लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा इसको कहते हैं। और एक मात्र भाषा जिसे कंप्यूटर समझने में सक्षम है, और इसकी जो प्रोसेसिंग गति होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है। मशीन द्वारा समझने में आसान होता है, ठीक है। और इसमें बाइनरी नंबर का प्रयोग, लिखी गई भाषा का प्रयोग किया जाता है। 0 और 1 जो बाइनरी लैंग्वेज होता है ना, बाइनरी नंबर 0 और 1 उसमें जो है लिखा जाता है इसमें भाषा, ठीक है। और किसी ट्रांसलेशन या सॉफ्टवेयर की इसमें ज़रूरत नहीं होती, किसी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। प्रोग्राम के क्रियान्वयन में बहुत तेज के काम, बहुत गति इसकी जो होती है बहुत तेज होती है, ठीक है। तो ये सब सारे काम जो है इसके तहत होता है। इसका अन्य नाम इसको मशीन कोड भी कहा जाता है। अन्य नाम इसका क्या है, मशीन कोड। तो ये मशीन लैंग्वेज के बारे में हो गया। दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होता है ये दूसरी पीढ़ी का होता है, लैंग्वेज है, भाषा है। और द्वितीय पीढ़ी का लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए अक्षर व अंकों के बना न्यूमोनिक को प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि जोड़ने के लिए ऐड शब्द का प्रयोग करता है, घटाने के लिए सब का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से इसमें प्रयोग किया जाता है। निमोनिक का बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर नामक जो है ट्रांसलेटर का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। मशीनी भाषा को की अपेक्षा इसमें प्रोग्राम लिखना जो है सरल है, और मशीन भाषा की तुलना में इसकी प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। असेंबली भाषा जो होती है बोलचाल की भाषा में बिल्कुल करीब होती है, और इसमें त्रुटियां खोजना व हटाना जो होता है वो आसान होता है, ठीक है।
और मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा जो है अधिक पठनीय होता है। और इसकी हानियों में आता है कि मशीन भाषा की तुलना में इसकी प्रोसेसिंग गति धीमी होती है। इसमें भाषा में लिखे गए प्रोग्राम मशीन के प्रकार पर निर्भर करता है और इसमें पृथक हार्डवेयर हेतु जो है पृथक असेंबलर की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं असेंबली लैंग्वेज में। अब आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसकी बात करें तो बोलचाल व लेखन में प्रयुक्त भाषा के अधिक करीब होती है। ठीक है, और कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य बनाने के लिए एक अनुवादक यानी इंटरप्रेटर या फिर उसको कंपाइलर कहते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें लैंग्वेज की बात करें तो इसमें उदाहरण होता है कोबोल लैंग्वेज आता है, फोर्ट्रान है, बेसिक है, सब लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, ये सभी जो है लैंग्वेज के नाम हैं। इन भाषाओं को लिखने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, बिना किसी बदलाव के विभिन्न कंप्यूटर में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निर्देश लिखने, पढ़ने व समझने में इसमें आसानी होती है। प्रोग्राम बनाने, त्रुटियां ढूंढने और संशोधित करने में भी सरलता होती है इसमें। उपयुक्त से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो धीमी होती है। तो ये सारे काम इसमें मतलब ये सारी चीज़ें इसमें संयुक्त हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, जो कि थर्ड जनरेशन की भाषा है। ठीक है, थर्ड जनरेशन की ये लैंग्वेज है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज कौन है, सेकंड जनरेशन की कौन है और फर्स्ट जनरेशन की कौन है। ठीक है, इसके अलावा फोर्ट्रान की अगर हम बात करें तो फोर्ट्रान जो है पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, जिसकी रचना 1954 में IBM कंपनी के जॉन बेकस के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। इसका कमर्शियल वर्जन लॉन्च हुआ था 1957 में। ठीक है, कमर्शियल वर्जन जो है 1957 में रिलीज किया गया था, लेकिन ये 1954 में जो है इसकी रचना किया गया था, किसके द्वारा, जॉन बेकस के द्वारा। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कोमल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। सभी लैंग्वेज हैं। और बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिस्टम, जो है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मशीन भाषा और असेंबली भाषा दो प्रकार की भाषाएं, इसमें अंतर क्या होता है। मशीन भाषा जो होती है वो बाइनरी संख्या को कंप्यूटर सीधे एग्जीक्यूट करने में सक्षम होता है, मनुष्य द्वारा समझने में इसे कठिनाई होती है। बाइनरी अंक का प्रयोग किया जाता है 0 और 1 का। ये प्रथम पीढ़ी का लैंग्वेज होता है मशीन भाषा। जबकि असेंबली भाषा की अगर हम बात करेंगे तो मशीन भाषा में बदलने के लिए एक असेंबलर की आवश्यकता होती है, मनुष्य द्वारा इसे समझने में आसानी होती है। अंग्रेजी भाषा के सिंटेक्स इसमें शामिल होते हैं और ये सेकंड पीढ़ी की सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज होती है। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में ये कुछ जो है अंतर है, जिसको आपको आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो इसका अर्थ है आपस में जाल द्वारा जुड़ाव। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, आपस में जाल द्वारा जुड़ाव। अब देखिए, ये मैंने इसको लिखा हुआ है, रिटर्न किया हुआ है, लेकिन लगभग बुक से ही लिया, उसी बुक से। अब पूरी बुक नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से पढ़िएगा। जहाँ जहाँ हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में इसमें बुक का भी पोर्शन लेकर आएँ। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ होता है आपस में जाल द्वारा जुड़ाव, इसका अर्थ होता है। ठीक है, विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े हुए दो या दो अधिक स्वतंत्र कंप्यूटर का जो समूह होता है उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो डेटा को कंप्यूटर से दूसरे तक भेजने में प्रयोग किया जाता है और आपस में तार या बिना तार के कनेक्ट होने में सक्षम होता है। और इसमें 4 प्रकार से होता है, जैसे कि पहला होता है प्रेषक, दूसरा होता है माध्यम यानी कि मीडियम, तीसरा होता है प्रोटोकॉल, चौथा होता है प्राप्तकर्ता। नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क के लाभ क्या क्या होते हैं, तो विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा सूचनाओं का आपस में जो है आदान प्रदान होना। ठीक है, आदान प्रदान होता है, सूचना की तेज गति और शुद्धता के साथ आदान प्रदान होता है, कम खर्च में जो है डेटा ट्रांसमिशन होता है, और इसके अलावा जो है डेटा, सूचना और महंगे डिवाइसेस का संयुक्त प्रयोग किया जा सकता है। प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका अर्थ होता है नियमों का समूह। ठीक है, प्रोटोकॉल एक क्या होता है, एक नियमों का समूह होता है। प्रोटोकॉल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम IP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये कंप्यूटर एक एड्रेस होता है। ठीक है, जिसके हर एक कंप्यूटर का ये यूनिक ID होता है, यूनिक IP होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम TCP कहते हैं। ये 2 डिवाइस के मध्य कनेक्शन को बनाने एवं डेटा लेन देन की अनुमति देने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और छोटे साइज के डेटा पैकेट्स का नाम जो होता है इसमें डेटाग्राम होता है, जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। TCP की तरह जो है
इसकी जो है क्षमता नहीं होती। ठीक है, सॉरी, अगर हम बात करें तो इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसका टीसीपी को आईसीपी भी कहा जाता है, तो इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसको। बिना टीसीपी के कम्युनिकेशन असंभव है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो सभी पैकेट्स को सही क्रम में बनाकर डेटा डिलीवरी की गारंटी प्रदान करने में सक्षम होता है, और ये आईपी के साथ मिलकर कार्य करने में उपयुक्त होता है। ठीक है, आईपी के साथ मिलकर कार्य करने में उपयुक्त होता है। ठीक है, तीसरा होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं एसएमटीपी। एसएमटीपी जो होता है ये इसके साथ जो है POP3 का भी इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों एक ही कार्य के लिए जो है उपयोगी होते हैं। ठीक है, POP3 मतलब POP मीन्स होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और दोनों एक ही कार्य के लिए प्रयोग होते हैं। जहाँ पर एसएमटीपी मेल सेंड करने के लिए, वहीं पर POP3 जो है मेल रिसीव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये ईमेल में खासकर जो है प्रयोग होता है एसएमटीपी और POP3। एसएमटीपी जो होता है वो मेल सेंड करता है, POP3 जो होता है वो मेल को रिसीव करता है। ठीक है, चौथा इसमें आता है HTTP। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अगर हम बात करें तो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका फुल फॉर्म है, इसमें ये वेब पेजों को ट्रांसफ़र करने के हेतु बनाए गए नियमों का एक समूह होता है। ठीक है, बिना HTTP के जो है वेब और दूसरे क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर जो है किसी भी तरह का डेटा ट्रांसफ़र होने में जो है अक्षम होते हैं, यानी सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, यूज़र द्वारा किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट करने पर इसका लोड होना HTTP द्वारा ही संभव होता है। तो ये हो गया HTTP। इसके बाद आता है इसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम FTP भी कहते हैं। ठीक है, FTP कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं FTP। FTP में से वेबसाइट पर काम करने वाले फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड या फिर ट्रांसफ़र जैसे कार्य करने में प्रयोग किया जाता है FTP का प्रयोग। ठीक है, तो ये FTP हो गया। इसके बाद आता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं IMAP। ठीक है, IMAP कहते हैं इसको, और इसके द्वारा यूजर द्वारा भेजे गए मेल को मेल सर्वर पर स्टोर करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यूजर द्वारा भेजे गए मेल को मेल सर्वर पर स्टोर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूजर द्वारा मेल आईडी और पासवर्ड डालकर जो है लॉगिन करने के दौरान मेल को एक्सेस करने में ये मददगार होता है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा एक और होता है UDP। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है UDP, जिसका नाम है UDP मीन्स यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। ये एक और होता है, 7वां नंबर डाल लीजिए। और ये अगर हम बात करें तो कुछ हिस्सों में TCP प्रोटोकॉल की तरह ही प्रयोग किया जाता है। TCP की तरह इसकी क्षमता नहीं होती, लेकिन TCP प्रोटोकॉल की तरह ही इसका प्रयोग किया जाता है। बस इसको जान के रखिएगा, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। छोटे साइज के डेटा पैकेट्स का नाम इसमें डेटाग्राम ही होता है, तो UDP को इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं जो अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा विकसित पहला वैन यानी कि ARPANET है। और ARPANET की अगर हम बात करें तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जिसको कहते हैं, तो ये अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित विश्व का पहला वैन ARPANET है, ये याद रखिएगा। भारत में शिक्षा हेतु स्थापित वैन एरिनेट है, एरिनेट जिसको कहते हैं एरिनेट। ठीक है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये भारत का है वैन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है बैंकों को जोड़ने वाला जो होता है वो SWIFT होता है। SWIFT का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बैंडविड्थ को हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, HZ जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको मापते हैं। बाउड को जो है BPS में मापते हैं, बिट्स पर सेकंड में मापते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है संचार की विधियाँ यानी कि कंप्यूटर मेथड। संचार की कितनी विधियाँ होती हैं? तो ये विधियाँ अगर हम बात करेंगे तो ये सिंप्लेक्स होता है पहला विधि, जो कि एक दिशात्मक संचार होता है। ठीक है, यानी कि एक ही दिशा में इसकी संचार होगा, और ये डेटा सेंड करने में सक्षम होता है। ठीक है, किंतु रिसीव करने में जो है सक्षम नहीं होता, अक्षम होता है। यानी कि केवल ये डेटा सेंड करता है, रिसीव नहीं करता। ठीक है, रिसीव नहीं करता, प्रेषक होता है, प्राप्त करता होता है। इसमें जो HDS और FDS की तुलना में इसका बेहतर प्रदर्शन होता है। HDS और FDS अभी आगे हम जानेंगे क्या होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें कीबोर्ड है, मॉनिटर है, TV है, रेडियो है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, जो कि ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, संचार की विधियों के अंतर्गत सिंप्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें आता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स की बात करें तो दोनों दिशाओं में एक दूसरे के साथ संचार करने में सक्षम होता है। यानी कि ये संचार मतलब
प्रेषक होता है भेज भी सकता है और इसके बाद रिसीव भी कर सकता है, तो दोनों दिशाओं में ये कर सकता है। ठीक है, सिंप्लेक्स की तुलना में इसका बेहतर प्रदर्शन होता है। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एचडीएस और एफडीएस, अभी बातें हुई थी ऊपर। तो एचडीएस की बात करें तो हाफ अथवा सेमी डुप्लेक्स कहते हैं, एफडीएस को फुल डुप्लेक्स कहते हैं। हाफ अथवा सेमी डुप्लेक्स की बात करें तो दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं करते हैं। यानी कि एक बार एक जब बोलेगा तो दूसरा वापस उससे बोलेगा, एक साथ नहीं होगा। तो इसका उदाहरण जान लीजिएगा, जैसे कि वॉकी टॉकी होता है। ठीक है, वॉकी टॉकी क्या होता है कि एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है, यानी कि होगा दोनों ओर लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होगा। एफडीएस की बात करें तो दो दिशात्मक संचार संभव होता है, इसमें एक समय में दोनों दिशा से संचार संभव है। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन में मोबाइल, यानी कि इसमें उधर बोलोगे नहीं कि उधर से भी आएगा आवाज़ इधर से भी आएगा, तो ये पूर्ण डुप्लेक्स यानी फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संवाद करने में इसमें सक्षम होते हैं। दो दिशात्मक संचार इसमें संभव है, एक समय में दोनों दिशा में संचार होता है। ठीक है, संचार का बेहतर प्रदर्शन क्योंकि बैंडविड्थ का दुगना उपयोग इसमें संभव होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो संचार के माध्यम। तो संचार के माध्यम से दो प्रकार से करते हैं। पहला इसमें आता है अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस है, और दूसरा है वायर्ड केबल। दो प्रकार से संचार जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसमें पहला वायरलेस आता है। वायरलेस में आता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड, ये सब वायरलेस होते हैं, बिना तार के इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, संचार माध्यम जो होता है यानी कम्युनिकेशन मीडियम होता है, विभिन्न कंप्यूटर उपकरणों को जो है जोड़ने के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है ताकि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें। ठीक है, अब इसमें आता है इसमें और वायर्ड की अगर हम बात करें, केबल की बात करें तो केबल में आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और ईथरनेट केबल। तो ये सब केबल के संचार कम्युनिकेशन माध्यम है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की बात करें तो इसकी अति उच्च आवृत्ति होती है वाले विद्युत चुम्बकीय संप्रेषण से संचार इसमें स्थापित किया जाता है। ठीक है, ठोस माध्यम की इसमें आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन या 5G की अगर हम बात करें जिसको फिफ्थ जनरेशन कहते हैं, जी का अर्थ यहाँ पे जनरेशन से होता है। मोबाइल फ़ोन सेवा की 5वीं पीढ़ी होती है जिसकी स्पीड 4 से 5 गीगाबाइट पर सेकंड इसका स्पीड होता है। इसके पहले 4G या फिर फोर्थ जनरेशन जिसमें LTE जिसको फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन या फिर VoLTE जिसका वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अभी भी किया जा रहा है। 5G आ गया है, धीरे धीरे 5G हो जाएगा तो ये फिर इसे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेटा प्रेषण सेवा क्या होता है। ठीक है, डेटा प्रेषण सेवा की अगर हम बात करेंगे इसमें अगर हम बात करें डेटा प्रेषण सेवा की, ठीक है, यानी डाटा ट्रांसमिशन सर्विस की, तो डाटा ट्रांसमिशन सर्विस में अगर हम देखें तो इसमें डायल अप लाइन है। ठीक है, लीज्ड लाइन है। ठीक है, GSM है जिसका GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, डायल अप लाइन क्या होता है? डायल अप लाइन की अगर हम बात करें तो टेलीफोन की तरह नंबर डायल करके संचार स्थापित करने में इसका प्रयोग होता है। इसको हम स्विच लाइन भी कहते हैं, स्विच्ड लाइन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसमें मॉडेम का टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। लीज्ड लाइन की बात करें तो बड़ी संस्थाओं यानी कि जैसे उद्योग द्वारा अपने ब्रांच ऑफिस को जोड़ने के लिए प्राइवेट अथवा लीज्ड लाइन या डेडिकेटेड लाइन द्वारा जो है लाइन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया था। वॉइस और डाटा दोनों का प्रयोग करते हैं। क्षमता की बात करें तो बाउड अथवा बिट्स पर सेकंड और दूरी पर जो है निर्भर करता है। GSM की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि मोबाइल फ़ोन के संचालन हेतु जो है सर्वाधिक प्रचलित मानक है। इसमें बिना फ़ोन बदले जो है इंटरनेशनल रोमिंग सुविधा उपलब्ध भी है। इसमें SMS के जरिए जो है कम खर्च में GSM द्वारा जो है संपन्न कराया जाता है। DSL की बात करें तो डिजिटल सब्सक्राइबर इसका फुल फॉर्म है, जो कि डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन हेतु जो है टेलीफोन लाइन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म है, और इसमें डिजिटली डेटा संचरण के कारण जो है मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती है। बिना शोर के आवाज़, डेटा और इमेज का स्थानांतरण करता है। ठीक है, फिर आता है CDMA यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का फुल फॉर्म है। ये थर्ड जनरेशन यानी कि 3G पर आधारित तकनीक था और ये मोबाइल फ़ोन संचालन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें होता है वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें तो उसमें दो तकनीक है, एक वाईफाई है, एक वाईमैक्स है। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया।
और इसमें अगर हम बात करें तो रेडियो तरंगों की सहायता से बिना तार के तीव्र गेता के डेटा हस्तांतरण की जो है गति इसमें संभव है। मॉडेम की सहायता से डायल अप लाइन टेलीफोन लाइन की तरह जो है स्थापित और प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दो चीज़ें आती हैं इसमें, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये क्या होता है? तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें डेटा हस्तांतरण की वो विधि होती है जिसमें संकेतों को भेजने से पहले प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच जो है समन्वय आवश्यक हो, जैसे कि टेलीफोन पर आवाज़ का आदान प्रदान करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सब सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के उदाहरण हैं। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के उदाहरण में बात करेंगे तो उसमें ईमेल है, फोरम है, लेटर्स है, रेडियो और टेलीविजन आते हैं। इसमें क्या होता है? इस विधि में डेटा हस्तांतरण के दौरान प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक न हो, बल्कि डेटा प्राप्त करने के लिए जो है हमेशा तैयार हो, तो वो आता है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंतर्गत। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग और इसके प्रकार जान लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लेक्सिंग एंड इट्स टाइप्स, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला आता है, और ये क्या होता है? तो ये एक ऐसी विधि या टेक्निक होती है जिसके उपयोग से दो या दो से अधिक एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स एक ही संचार माध्यम पर सफलतापूर्वक भेजने में सक्षम होते हैं, और इस टेक्निक को लागू करने के लिए जो है प्रयुक्त डिवाइस मल्टीप्लेक्सर कहलाता है, जैसे कि FDM, जिसका फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, यह प्रत्येक सिग्नल मुख्य संचार माध्यम के भीतर फ्रीक्वेंसी में विभाजित होकर प्रसारित होता है। दूसरा है TDM, इसका फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सभी सिग्नल्स को टाइम स्लॉट के आधार पर विभाजित करके प्रसारित करता है। तीसरा है WDM, जिसको वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, ये विभिन्न वेवलेंथ वाले ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक साथ उच्च गति वाले फाइबर ऑप्टिक केबल संचारण होता है। चौथा आता है CDM, जिसको कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, और ये विभिन्न डेटा सिग्नल्स को एक समान फ्रीक्वेंसी पर एक साथ प्रसारित करता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण। तो इसमें जान लीजिए जैसे कि पैन है, लैन है, VWLAN है, कैन है, मैन है, वैन है। ठीक है, ये क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर 10 मीटर या 100 मीटर तक कनेक्टेड कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं पैन। ठीक है, दूसरा आता है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो किसी एक ऑफिस, बिल्डिंग, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय के कैंपस के छोटे भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग 1 से 10 किलोमीटर तक का विस्तारित नेटवर्क होता है, और इसका आकार छोटा, गति तेज, त्रुटियां इसमें कम होती हैं, ओनर या संस्था का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और उदाहरण की बात करें तो इसमें ईथरनेट इसका उदाहरण है, ईथरनेट इसका उदाहरण है। ठीक है, ईथरनेट इसका उदाहरण है। तीसरा आता है WLAN, यानी कि वायरलेस लैन जिसको कहते हैं। W मीन्स होता है वायरलेस, ठीक है, और लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक भौगोलिक क्षेत्र में बिना तार के कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। ये सीमित क्षेत्र में गतिशील होने की आज़ादी होती है, जैसे कि वाईफाई। ठीक है, इसको वाईफाई किसके आता है? WLAN के अंतर्गत आता है। चौथा है कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। यह किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था या किसी अन्य बड़े कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। 1 से 5 किलोमीटर तक इसका परिक्षेत्र होता है, रेंज होता है। ठीक है, 1 से 5 किलोमीटर इसका रेंज होता है। पांचवा आता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी लगभग 100 किलोमीटर की त्रिज्या के क्षेत्र में निजी या सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क, जो कि ये 100 किलोमीटर इसका रेंज होता है मैन का। ठीक है, छठा आता है वाइन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, इसमें कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले हुए कंप्यूटरों का नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटरों के आपस में जुड़ाव है तो टेलीफोन लाइन, प्रकाशीय तंत्र यानी कि कृत्रिम संचार उपग्रह प्रयुक्त। इसमें क्या होती है? गति कम होती है, त्रुटि की अधिक संभावना होती है। और उदाहरण की बात करें तो इसमें इंटरनेट इसका उदाहरण होता है मेन। ठीक है, इंटरनेट जो होता है वो किसके तहत आता है? वो वैन के अंतर्गत आता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें हो गई जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन है, और इसमें ये 6 प्रकार के होते हैं जिसको आना चाहिए। इसका कम से कम फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर अब हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? विभिन्न नोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें जानेंगे। पहला अगर हम बात करें तो बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है? एक केबल से सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये एक केबल है और इससे सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस तरीके से। तो ये होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें लाभ, तो ये कम केबल इसमें लगता है। ठीक है, एक कंप्यूटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क अप्रभावित रहता है, बहुत ही सस्ता नेटवर्क के अंतर्गत आता है। और हानि की बात करें, अगर केबल में खराबी आ जाएगा तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगी। यानी केबल से, एक ही केबल से सभी जुड़े हैं, अगर इसमें कोई खराबी आ गई तो पूरा नेटवर्क जो है
प्रभावित हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का इसमें हानि होता है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये सभी नोड्स एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़ने से निर्मित होते हैं, यानी कि ये गोलाई में जुड़ने और प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डेटा सेंड या रिसीव करने में सक्षम होता है कुछ इस प्रकार से। अब इसमें लाभ क्या होता है, ये होस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक होस्ट बना तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती, केबल में त्रुटि होने पर दूसरे मार्ग द्वारा संचार संभव। मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रुटि हो गया, तो यहाँ पे त्रुटि हो गया तो इधर से अब इधर नहीं जा पाएगा, तो हम इधर से लेकर चले जाएंगे, ठीक है, दूसरे तरफ से लेकर चले जाएंगे। तो ये होता है। हानि की बात करेंगे तो इसमें रिपीटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क जो है प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इसमें हानि होता है। इसके अलावा अब आता है इसमें स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे तो किसी एक नोड को होस्ट या सेंट्रल हब बनाकर अन्य नोड सभी हब द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, बीच में एक हब बन गया, नोड से एक होस्ट या हब बन गया और इससे सभी जो है कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। एक स्टार की भांति जो है इसमें बनाते हैं आकृति, और सभी नोड आपस में सीधा संपर्क न करके होस्ट या हब कंप्यूटर द्वारा ही संपर्क स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इसमें लाभ क्या है, तो नोड या केबल में त्रुटि से नेटवर्क का शेष हिस्सा अप्रभावित होता है, यानी कि नोड या केबल में अगर त्रुटि आ जाती है तो संपूर्ण हिस्सा जो है, सभी शेष जो हिस्सा होता है वो अप्रभावित होता है। लेकिन इसमें हानियों की अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय हब में या होस्ट में अगर इसमें कोई समस्या आ जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इसमें हानि होता है। चौथा आता है इसमें मेश टोपोलॉजी। ये प्रत्येक नोड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार के, मतलब इससे ये कनेक्ट होता है, इससे ये कनेक्ट, इससे और इससे भी इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। इसको हम कहते हैं मेश टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि बैकबोन नेटवर्क के निर्माण में प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक नोड अपना डेटा भेजने के अलावा दूसरे नोड से प्राप्त डेटा भी आगे भेजने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो इसमें लाभ क्या है, तो किसी नोड में त्रुटि होने पर डेटा संचार अप्रभावित होता है, ठीक है। मान लीजिए इसमें त्रुटि आ गई तो इसके अलावा इसकी वजह से कोई और बंद नहीं होगा, क्योंकि सभी ये नोड एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। हानियों की बात करेंगे तो इसका निर्माण एवं रख रखाव बहुत महंगा हो जाता है। इसमें केबल की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, ठीक है, और अधिक केबल एवं तार की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार की इसमें हानि है। इसके अलावा इसमें आता है फिर ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार तथा बस दोनों टोपोलॉजी के इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। ट्री टोपोलॉजी में कुछ इस तरीके से एक होस्ट होता है, होस्ट में फिर दो नोड्स होते हैं, फिर इसके अलग नोड्स होते हैं, फिर सब नोड्स इसमें जुड़ते हैं। तो इस तरीके से ये स्टार और बस टोपोलॉजी का एक मिला जुला रूप जो है ट्री टोपोलॉजी बनता है, ठीक है। लाभ क्या है, मैनेज और मेंटेन करना सरल होता है इसका, ठीक है। और एक नोड के क्षतिग्रस्त होने पर अन्य नेटवर्क अप्रभावित होता है। हानि की बात करेंगे तो इसमें तार बिछाना तथा कॉन्फ़िगर करना जो है बहुत कठिन काम है, ठीक है। इसके अलावा इसमें फिर आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होता है यह दो या दो से अधिक अन्य टोपोलॉजी के आपसी संयोजन से बनता है। इसमें बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी आदि टोपोलॉजी जो इसमें शामिल होते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार इसमें संरचना देख लीजिए। कुछ ये ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी है और ये बस टोपोलॉजी। तो इन सभी को जो है एक दूसरे से लिंक किया हुआ होता है। लाभ क्या होता है, ट्रैफिक को आसानी से जो है हैंडल करने में सक्षम होता है और ज़रूरत पड़ने पर संशोधन करना भी संभव है। हानियों की बात करें तो सबसे महंगा नेटवर्क आता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो होता है इसका बहुत कठिन होता है, ठीक है, इजीली इंस्टॉल नहीं होता है। तो ये लाभ और हानि सभी चीज़ें जो है एक साथ लगभग हम लोग छोटा छोटा करके जान गए, जो इसी एग्जाम रिलेटेड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे इंटर नेटवर्किंग टूल्स क्या क्या होता है। इंटर नेटवर्किंग टूल्स में अगर हम जाएंगे तो अगर हम बात करें तो इसमें राउटर होता है, ब्रिज है, नेटवर्क गेटवे है, रिपीटर है, ठीक है, स्विच है, हब है, ये सब जो आते हैं ये इंटर नेटवर्किंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। राउटर जो होता है वो डेटा को जो है आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टर करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट एंड मार्ग द्वारा जो है डेटा को निर्धारित पते तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। राउटिंग केबल के माध्यम से डेटा को सही दिशा में प्रेषित करने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ब्रिज की बात करेंगे तो ब्रिज जो होता है वो डेटा फिल्टरिंग, सिग्नल, ट्रैफिक आदि को मेंटेन करने में प्रयोग किया जाता है। दो पोर्ट्स आने वाले होते हैं और दो जाने वाले होते हैं, आउटगोइंग पोर्ट्स उपलब्ध होते हैं, ठीक है। नेटवर्क गेटवे की बात करें तो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे दो नेटवर्क या लैन को आपस में जुड़ने में प्रयोग किया जाता है। इनका अन्य नाम है प्रोटोकॉल कन्वर्टर। रिपीटर जो होता है वो लंबी दूरी तय करके वीक हुए सिग्नल को एक ही सीमा तक नष्ट होने से पहले रिप्लिकेट तथा रीजनरेट कर आगे भेजने में प्रयोग किया जाता है।
स्विच की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेस तथा सेगमेंट को आपस में जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हब की बात करें तो इसमें कई पोर्ट्स उपलब्ध होते हैं, किसी एक पोर्ट में आने वाले डाटा पैकेट्स को अन्य सभी पोर्ट्स में भेजने में प्रयोग किया जाता है, तो ये सारे काम हब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये क्या होता है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना हार्डवेयर डिवाइस जिसके बिना कंप्यूटर का नेटवर्क से जुड़ना असंभव है, ठीक है। इसके अन्य नाम है नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ईथरनेट या फिर लैन कार्ड या फिर एडाप्टर इसको कह सकते हैं। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मतलब NIC का मतलब होता है, अर्थ होता है, ठीक है। फिर आता है इसमें बैकबोन नेटवर्क एक होता है। बैकबोन नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्किंग का एक ऐसा हिस्सा जहां मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट होने में जो है प्रयुक्त होते हैं, और जो है लैन को वैन द्वारा बैकबोन से कनेक्शन का कार्य संभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, और ये दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क जाल है इंटरनेट, ठीक है। और ये सभी कंप्यूटर ग्लोबल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क भी के अंतर्गत आता है। फुल फॉर्म इसका इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है, जिसको इंटरनेट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसके बाद आता है इंट्रानेट एक होता है। इंट्रानेट जो होता है एक प्राइवेट नेटवर्क का रूप होता है, और ये जो होता है निजी या संस्थागत ऑफिस के भीतर स्थापित नेटवर्क जो TCP IP गेटवे फायरवॉल या कोडिंग का प्रयोग करके अनधिकृत व्यक्ति को प्रयोग से वंचित रखता है, ठीक है, तो उसको इंटरनेट कहते हैं। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उदाहरण है। एक्स्ट्रानेट की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये इंटरनेट की तरह निजी या संस्थागत ऑफिस के भीतर संस्था के सदस्य व स्टाफ के अतिरिक्त अन्य यूजर्स के उपयोग करने के लिए जो है सक्षम होता है, ठीक है। इसमें एक प्रकार का यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है यूजर्स को, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंटरनेट जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति इस्तेमाल करता है, यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, सिक्योरिटी यूजर डिवाइस पर निर्भर करता है, और ये एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क होता है। लेकिन इंट्रानेट जो होता है सिर्फ एक संस्था द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यूजर नेम पासवर्ड की ज़रूरत होती है, फायरवॉल पर निर्भर करता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। और एक्स्ट्रानेट भी होता है, वो भी एक से अधिक संस्था द्वारा यूज किया जाता है, यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत होती है, फायरवॉल पर निर्भर करता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। चलिए इंटरनेट पर प्रयुक्त कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसको जान लीजिए। जैसे पहला प्रोटोकॉल से इंटरनेट पर प्रयुक्त जो है वो है अगर हम बात करें तो TCP IP है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें आता है IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस क्या होता है, तो ये जो होता है दो प्रकार का इसका वर्जन है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो इसमें IPv4 एड्रेस है और दूसरा IPv6 एड्रेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और TCP IP की अगर हम बात करें तो TCP डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांटकर ट्रांसमिट करने में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पैकेट को एक विशेष प्रकार का एड्रेस देकर जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में IP प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और गंतव्य पुनः पैकेट को सही क्रम में जोड़ने में TCP का प्रयोग किया जाता है। तो ये TCP और IP का प्रयोग होता है इस प्रकार से। तीसरा आता है HTTP, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग प्रोटोकॉल होता है। फिर चौथा आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP की अगर हम बात करेंगे तो ये क्लाइंट के कंप्यूटर से ईमेल को सर्वर तक तथा पुनः सर्वर से क्लाइंट तक ट्रांसमिट करने में प्रयोग प्रोटोकॉल जो होता है वो SMTP होता है, ठीक है। फिर आता है पांचवा इसमें FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके बारे में बातें हो चुकी है। इसमें अगर हम बात करें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में तो बड़े बड़े फाइल जैसे कि डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, इमेज, ऑडियो, वीडियो को जो है सर्वर पर अपलोड करना, डाउनलोड करना, रीनेम, मूव, कॉपी, डिलीट आदि करने में ये प्रयुक्त प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। छठा होता है टेलनेट। टेलनेट की बात करें तो ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोग्राम द्वारा लोकल कंप्यूटर के डेटा और फाइलों को रिमोट कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित कर लोकल कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्रदर्शित करने में प्रयुक्त प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। सातवां होता है गोफर। गोफर की बात करें तो ये इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स को खोजने, प्राप्त करने तथा प्रदर्शित करने में प्रयुक्त प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के उपयोग की बात करें तो क्या यूज है इंटरनेट का, तो इंटरनेट का यूज ईमेल करने में किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग में होता है, न्यूज में होता है, चैटिंग में होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में होता है, ई बिजनेस में होता है, ठीक है।
इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, यूट्यूब, ये सभी में प्रयोग होता है। ई कॉमर्स में प्रयोग करते हैं, इंटरटेनमेंट में प्रयोग करते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन में प्रयोग किया जाता है, ई गवर्नेंस में करते हैं, यूज नेट है, और इंटरनेट टेलीफोनी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी में प्रयोग होता है इंटरनेट का। इसके अलावा इंटरनेट इन इंडिया यानी कि भारत में इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का आरंभ 80 के दशक में हुआ है भारत में। ठीक है, और ये हुआ था तब एयरनेट के नाम से हुआ था, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के माध्यम से शुरुआत किया गया था। और 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL द्वारा भारत में जन सामान्य के लिए हेतु जो है इंटरनेट सेवा का सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। ठीक है, भारत में 5 प्रमुख संस्थान जुड़े, बाद में ये जो 5 संस्थान जुड़े थे वो एयरनेट के माध्यम से जुड़े थे। बाद में इसके बाद नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि NIC द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालय और प्रशासनिक सुविधा के लिए आपस में जो है जुड़े। तो इस तरीके से इंडिया में शुरुआत हुआ था। ठीक है, अब आता है ईमेल। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट ने ईमेल का एक टॉपिक मतलब एक सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये इंटरनेट पर जो है कम खर्च में तीव्र गति से मैसेज को भेजता है। विश्व का पहला ईमेल जो है रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में भेजा गया था। ईमेल सर्वर द्वारा ईमेल खाताधारी को प्रोवाइड निश्चित मेमोरी का नाम मेल बॉक्स या फिर इनबॉक्स होता है। ठीक है, प्रत्येक ईमेल सेव, डिलीट, व्यू, एडिट, रिप्लाई, फॉरवर्ड आदि होने में सक्षम होता है। ठीक है, तो इसके आविष्कारक का नाम याद रखिएगा, रे टॉमलिंसन है। 1971 में इन्होंने आविष्कार किया था और इन्होंने एक ईमेल में प्रतीक चिन्ह जो है @ होता है ये प्रयोग होता है और ये इन्हीं के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। ईमेल द्वारा मैसेज भेजने के लिए SMTP, ठीक है अभी बात हुई SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। और ये प्राप्त करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो POP3 का प्रयोग करते हैं, यानी कि ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग करते हैं और रिसीव करने के लिए POP3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं। ईमेल एड्रेस के उदाहरण की बात करें तो इस तरीके से कुछ ईमेल बनता है, name@gmail.com। यहाँ पे अब किसी का भी नाम होता है जो अपना बना सकते हैं, उस तरीके से एक उदाहरण है, तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, कुछ फ्री ईमेल्स अकाउंट्स प्रदान करने वाले प्रमुख वेबसाइट हैं जिसमें gmail.com है, ठीक है, yahoomail.com है, hotmail.com है और rediffmail.com है। ये सभी जो है फ्री ईमेल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये सभी। ठीक है, जीमेल, याहू, आउटलुक, AOL भी है, AOL और जो हो ये सभी जो है फ्री ईमेल प्रोवाइड कराते हैं। ईमेल में यूजर पार्ट में जो है अधिकतम कैरेक्टर 64 होते हैं और डोमेन पार्ट में अधिकतम कैरेक्टर 255 होता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एक नंबर में। ईमेल के भाग की बात करें तो 3 भाग होता है ईमेल का, हेडर, लिफाफा और मैसेज बॉडी, ये 3 भाग होता है ईमेल का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अधिकांश नई ईमेल सेवाएं जो होती हैं यूनिकोड के समर्थन करने में सक्षम होती हैं, जिससे हिंदी में ईमेल भेजना संभव है। अभी अगर हम बात करें तो हेडर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ये तीनों किस तरीके से काम करते हैं, तो देखिए हेडर की अगर हम बात करें तो ये देखिए लिफाफा में मैसेज बॉडी की अगर हम देखते हैं तो लिफाफा में प्रेषक और प्राप्तकर्ता का पता निहित होता है। वर्तमान में इसका प्रयोग हेडर में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैसेज बॉडी जो कि मैसेज का प्रमुख भाग जो मैसेज लिखने में प्रयोग किया जाता है और हेडर में ही प्रेषक, प्राप्तकर्ता, इनबॉक्स में मार्ग और विभिन्न प्रमाणीकरण की जानकारी निहित होती है, तो वो होता है लिफाफा। तो इस तरीके से तीनों मिलकर एक काम करते हैं। फिर ईमेल में होता है एक एड्रेस बुक, तो ये ईमेल एड्रेस स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मेलिंग लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें प्राप्तकर्ताओं से के ईमेल एड्रेस संग्रहित होते हैं मेलिंग लिस्ट में। ठीक है, फॉरवर्ड की अगर हम बात करेंगे तो प्राप्त किए गए ईमेल को अन्य ईमेल से एड्रेस पर भेजना। ठीक है, ईमेल पर भेजना जो FW द्वारा जुड़कर स्वतः इंगित होता है उसको फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक है, एक होता है इसी में ड्राफ्ट जो होता है बाद में भेजने के लिए ईमेल संदेश को सुरक्षित यानी कि सेव रखने में प्रयोग जो फोल्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब ईमेल मैसेज के कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी ईमेल जो मैसेज होता है उसके कुछ तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो प्रयोग किया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ईमेल में होता है कि नहीं। तो ये सारे ईमेल में पाए जाते हैं। फ्रॉम होता है, टू होता है, CC होता है, BCC होता है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है। ठीक है, मेन बॉडी है, क्लोजिंग है, अटैचमेंट है और सिग्नेचर लाइन है। ये सभी जो है ईमेल में प्राप्त
एक ईमेल के अंतर्गत होता है, ईमेल के अंतर्गत होता है। फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम में प्रेषक का मेल आईडी मेंशन होता है। टू में प्राप्तकर्ता का मेल आईडी मेंशन होता है। कार्बन कॉपी का फुल फॉर्म होता है सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इसमें क्या करता है कि ईमेल रिसीवर को ईमेल लिस्ट की जानकारी का पता इससे लग जाता है, ठीक है। बीसीसी की बात करें तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसका फुल फॉर्म। इसमें ईमेल लिस्ट ग्रुप या अदृश्य, इसलिए ईमेल रिसीवर को ईमेल लिस्ट की जानकारी का पता लगना इसमें क्या होता है, असंभव होता है, थोड़ा प्राइवेट टाइप का होता है। सब्जेक्ट की बात करें तो संदेश का शीर्षक या मेल जो होता है लिखने का कारण, तो वो सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखते हैं। सैल्यूटेशन में प्रिय, आदरणीय, नमस्ते आदि शब्द लिखने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेन बॉडी में 3 प्रकार का होता है, इंट्रोडक्शन, मैटर इन डिटेल और कंक्लूजन। ये 3 प्रकार का मेन बॉडी में होता है जहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे, ठीक है। क्लोजिंग होता है समाप्ति कथन, और कुछ चीज़ें अगर आप अटैचमेंट करना चाहें जैसे कि टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, तो अटैचमेंट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन होता है। सिग्नेचर वाला ऑप्शन होता है जहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं। और जो है ईमेल का पता, यूजर नेम, फ़ोन नंबर और संपर्क अन्य विवरण भी दे सकते हैं, ठीक है। ईमेल के वेब प्रकार की बात करें तो देखिए 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, वेब आधारित ईमेल और पॉप आधारित ईमेल, ठीक है। अब वेब आधारित ईमेल क्या होता है, तो कुछ व्यावसायिक वेबसाइट कंपनी द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को जो है फ्री ईमेल उपलब्ध कराना ही वेब आधारित ईमेल होता है। और पॉप आधारित ईमेल वेब सर्वर द्वारा अपनाया जाने वाला ईमेल ही पॉप आधारित ईमेल होता है, ठीक है। ईमेल मैसेज की सुरक्षा कैसे किया जाता है, तो संदिग्ध ईमेल या उसके अटैचमेंट खोलने से बचें। इसके अलावा व्यक्तिगत सूचना यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ईमेल पर भेजने से बचें। स्पैम ईमेल मैसेज का उत्तर देने से बचें। ईमेल अकाउंट बंद करते समय हमेशा लॉग आउट करें। ईमेल पासवर्ड को किसी दूसरे के साथ साझा न करके बल्कि सुरक्षित रखें, समय समय पर बदलते रहें। चलिए नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग में अगर हम बात करें तो इसके लिए व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, टेलीग्राम है, आईएमओ है, फेसबुक मैसेंजर है, ठीक है, गूगल टॉक है, वी चैट है, वाइबर आदि का प्रयोग करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो पहली बार ये 2009 में लॉन्च किया गया था और इसमें ग्रुप बनाकर चैट करने में सक्षम होता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या इसमें 256 हो सकती है और अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने इसे खरीद लिया है। टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ इसमें ऑडियो, वीडियो, इमेज और कॉन्टैक्ट सभी जो है इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब तो वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा जीपीएस द्वारा लोकेशन शेयर भी करने में भी उपयोगी है। टेलीग्राम की बात करें तो 14 अगस्त 2013 को ये iOS के लिए लॉन्च किया गया था और फिर अक्टूबर 2013 में ही एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। इसमें निःशुल्क क्रॉस प्लेटफॉर्म क्लाउड आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग और VoIP सारी सेवाएं इसमें उपलब्ध होती हैं, ठीक है। वी चैट की बात करें तो पहली बार 2011 में लॉन्च किया गया। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, जीपीएस आदि भेजने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। फेसबुक मैसेंजर की बात करें तो 2008 में फेसबुक चैट के रूप में विकसित किया गया। 2010 में पुनरुत्थान कर 2011 में iOS और एंड्रॉयड में जारी किया गया। एक त्वरित संदेश सेवा और सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, शब्दावलियाँ जैसे कि B2B शब्दावलियाँ, तो ये बिजनेस टू बिजनेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें 2 कंपनियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय होता है जिसको हम B2B कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये दूसरा शब्दावली है B2C जिसको हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें कंपनी तथा उपभोक्ता के बीच इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय होता है। तीसरा आता है इसमें C2C जिसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें 2 उपभोक्ताओं के बीच व्यवसाय होता है जैसे कि OLX, eBay, अमेजन आर्ट, ETC ये सभी हैं। अब देखते हैं, बात करेंगे ब्लॉग के बारे में। ब्लॉग क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है वेब लॉग, ठीक है। इसका वेब लॉग का फुल फॉर्म है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ब्लॉग कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर कंटेंट पोस्ट करना ही ब्लॉगिंग कहलाता है। कंटेंट में जैसे कि आइडिया है, ऑडियो, वीडियो, फोटो ये सभी आते हैं, चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो कंटेंट लिखने और पोस्ट करने का नाम ही ब्लॉगिंग कहलाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम की बात करें तो ऑनलाइन डायरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कंटेंट पोस्ट करने वाले नाम का जो है ब्लॉगर उसको कहते हैं, ठीक है। ब्लॉग को प्रकाशित करने के लिए RSS यानी रियली सिंपल सिंडिकेशन फॉर्मेट तथा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉग के अंतर्गत होती हैं। ब्लॉगोस्फीयर एक होता है, ब्लॉगोस्फीयर ये क्या होता है, तो ये www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित सभी ब्लॉग्स के समूह होते हैं। जस्टिन हॉल द्वारा 1994 में पर्सनल ब्लॉग की शुरुआत सर्वप्रथम किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इन्हें फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ पर्सनल
ब्लॉगिंग कहा जाता है जस्टिन हॉल को। अब शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोगिता की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, अब जैसे कि कैट, सिविल, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होते हैं उसमें प्रयोग है इंटरनेट का। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, लाइव क्लासेस, एडमिशन, 3D प्रोजेक्ट आदि की ऑनलाइन व्यवस्था कराना। तो इससे भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुरूप से अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता रहा है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या प्रयोग है, तो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट आसान हो जाता है, मरीजों का रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो जाता है, नए आविष्कारों में हेल्प की सहायता मतलब नए आविष्कारों में सहायता मिलती है। ठीक है, विदेशी डॉक्टर द्वारा घर बैठे कम खर्च में जो है परामर्श मिल जाना, ये सभी काम जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इसका इंटरनेट का बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग की बात करें तो गेम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, न्याय और कानून में भी प्रयोग किया जाता है, आयकर आदि विभाग में, कृषि विभाग में प्रयोग किया जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड कंप्यूटरीकरण में, मतदान एवं जनगणना में, मार्केटिंग और संचार में प्रयोग किया जा रहा है। अब से सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करते हैं तो जे.ए. बर्नेस द्वारा 1954 में सोशल नेटवर्क शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, जे.ए. बर्नोस के द्वारा। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला फेसबुक आता है। ठीक है, फेसबुक की बात करें 2004 में हार्वर्ड के छात्र थे मार्क जुकरबर्ग, एंड्रयू मैकुलम, डस्टिन मस्कोविट्स और एडुआर्डो सेवेरिन और क्रिस ह्यूगेस के द्वारा जो है आरंभ किया गया था। इसमें नाम अपना मार्क जुकरबर्ग याद रखिएगा। ठीक है, फेसबुक इंक नामक कंपनी द्वारा भी संचालित हो रहा है। दूसरा आता है यूट्यूब। यूट्यूब जो है गूगल इंक कंपनी द्वारा संचालित वीडियो शेयरिंग वेबसाइट और प्लेटफॉर्म है। 2005 में यूट्यूब की शुरुआत हुई थी। तीसरा इसमें आता है यूट्यूब ट्विटर। ट्विटर की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में जैक डोर्सी के द्वारा किया गया था। सोशल नेटवर्किंग निःशुल्क वेबसाइट है, माइक्रो ब्लॉगिंग की तरह उपयोग किया जाता है, एसएमएस ऑफ इंटरनेट की संज्ञा इसे प्रदान किया गया। ठीक है, चौथा इमोजी जो कि इमोकॉन की बात करेंगे तो ये इमोशन प्लस आइकॉन से मिलकर इमोशन जो बना हुआ है, और यहीं से इमोजी की जो उत्पत्ति होती है, जब आप टाइप करते हैं तो उसमें इमोजी का ऑप्शन निकल के आता है। ठीक है, पांचवा है नेटिकेट। इसमें ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आदान प्रदान हेतु जो है प्रयुक्त अपेक्षित व शिष्ट व्यवहार चीज़ें होती हैं। ठीक है, छठा आता है फ्लैश जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे वीडियो गेम द्वारा उपयोगी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया वेब पेज पर एनिमेशन, साउंड, इंटरएक्टिविटी आदि प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आता है इंस्टाग्राम। इसकी स्थापना 2010 में संस्थापक थे केविन सिंट्रोम और माइकल क्राइगर, जो कि इसकी स्थापना किया गया था। अब हम देखेंगे www, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, www यानी कि इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका अन्य नाम भी है जिसको W3 या फिर वेब भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं www, और इसमें HTTP का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में सर्न लेबोरेटरी में www का प्रयोग किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। यह जानकारियों का भंडार होता है जो लिंक्स के रूप में उपलब्ध होता है। इसी के कारण संसार के समस्त कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। www में प्रयुक्त भाषाएं जो होती हैं वो होता है पहला HTML, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है HTML का, और ये हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट का कंबाइंड सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जो वेब पेज को तैयार करने में प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो सभी ब्राउज़र द्वारा प्रयोग होने में सक्षम होता है। हाइपरलिंक जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट द्वारा प्रदर्शित टेक्स्ट या आइकॉन को आपस में जोड़ने की व्यवस्था करता है, और हाइपर टेक्स्ट जो होता है ये टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशन द्वारा लिंक्ड टेक्स्ट होता है। इस पर माउस पॉइंटर ले जाने से हाथ के चिन्ह में परिवर्तित होता है। इसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो ये सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा विकसित स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जिसमें कोड के लिखने की कम ज़रूरत होती है। यह वेब पेज को निर्मित करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है XHTML जिसको एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है और इसमें XML तथा HTML भाषाओं की विशेषता समाहित होती है। ठीक है, फिर आता है XML, यह एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। यह वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त लैंग्वेज होती है। इसमें डाटा स्टोर करना तथा एक दूसरे कंप्यूटर के स्थानांतरित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, फिर होता है PHP जिसको हम पर्सनल होम पेज कहते हैं। ये डायनेमिक वेब पेज के विकास में जो है प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होता है।
फिर होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डीएनएस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो डीएनएस की अगर हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम, तो इसमें डॉट द्वारा सेपरेटेड डोमेन नेम का अंतिम भाग जो संगठन या देश को इंगित करने में प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है ज्योग्राफिक डोमेन। ज्योग्राफिक डोमेन में इसके अन्य नाम में आता है कंट्री कोड। टॉप लेवल डोमेन CCTLD इसका अन्य नाम है, जिसमें आता है जैसे कि .in, IN मीन्स इंडिया, ठीक है। ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया का होता है डोमेन ज्योग्राफिक डोमेन .AU। ऐसे कि अमेरिका का होता है .US, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। ऐसे यूनाइटेड किंगडम का क्या होता है .UK, ये सब होता है। दूसरा आता है इसमें नॉन ज्योग्राफिक डोमेन, जिसका अन्य नाम है जेनेरिक डोमेन या फिर टॉप लेवल डोमेन यानी TLD कहते हैं। इसमें से इंफॉर्मेशन का होता है .info, कंपनी का होता है .co, गवर्नमेंट का होता है .gov, मिलिट्री का होता है .mil, ऑर्गेनाइजेशन का होता है .org, नेटवर्किंग का .net, एजुकेशनल का .edu, ये होता है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर होता है URL क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या होता है, तो वांछित सूचना को खोजता है और उसे प्राप्त करता है, ये इसका मेन कार्य होता है। प्रत्येक वेबसाइट में किसी वेब पेज का अपना एक अलग URL होता है और वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप होने में जो है प्रयोग होता है, ठीक है। www पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता होता है। किसी URL में निम्न 5 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला है प्रोटोकॉल का नाम, दूसरा है कोलोन या फिर 2 स्लैश इस तरीके से, सर्वर का नाम होता है, तीसरा डायरेक्टरी पाथ होता है, पांचवा होता है फाइल का नाम। तो इस तरीके से इसमें 5 चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लिए तो HTTP फिर स्लैश या ये 2 कोलन फिर स्लैश, इसके बाद www फिर .google.com, इस तरीके से कोई वेबसाइट हुआ तो इसमें HTTP और स्लैश जो होता है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। www जो होता है सब डोमेन होता है, यही URL होता है। गूगल जो होता है डोमेन नेम होता है और .com जो की बात करें तो टॉप लेवल डोमेन होता है, यानी कि TLD होता है। वेब ब्राउज़र की बात करेंगे तो कौन कौन से होते हैं, तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, फायरफॉक्स होता है। सफारी, ओपेरा, सफारी जो होता है वो एप्पल का होता है, ठीक है। ओपेरा, लाइनक्स, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, कंकरर, ठीक है, कंकरर, ये सभी जो होते हैं ये वेब ब्राउज़र के नाम है, याद रखिएगा, इसमें कोई भी पूछा सकता है। फिर आता है सर्च इंजन, जिसमें इसके एग्जाम्पल जान लीजिए सर्च इंजन के, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सर्च इंजन की अगर हम बात करेंगे तो सर्च इंजन क्या होता है कि इसके एड्रेस बॉक्स में URL जैसे www.google.com टाइप करके सर्च बॉक्स में वांछित सूचना को संबंधित कीवर्ड या फिर पेज द्वारा जो है सर्च करने में सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आता है गूगल, ठीक है, बिंग है, याहू है, अर्कुट है, अल्टाविस्टा है, ask.com है, AOL है, बाइडू है, लाइकोस है, यांडेक्स है, डक डक गो है, वॉल्फार्म अल्फा है, चाचा.com है और एक्साइड है। 14 प्रकार के सर्च इंजन होते हैं, इसमें से कोई एक आध पूछ लिया जाता है, तो 14 प्रकार के आपको आना चाहिए। एक्साइड जो है ये 31 अगस्त 2021 से अब ये बंद हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा की, ठीक है। नेटवर्क सुरक्षा क्या होता है, किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा लॉस, वायरस हैकिंग, डाटा थेफ्ट, मिसयूज और रिस्क से बचाना होता है। अब इसमें कुछ इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। नेटवर्क मॉनिटरिंग या एंटीवायरस प्रयोग होता है, जो कि डेटा की सुरक्षा नेटवर्क सिक्योरिटी में होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से कुछ नेटवर्क के सिद्धांत होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो प्रमाणीकरण होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन जिसको कहते हैं। ये व्यक्ति या पार्टी की पहचान कर यूजर नेम और पासवर्ड द्वारा सिक्योर्ड अधिकृत व्यक्ति इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में सक्षम होता है। कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, गोपनीयता, व्यक्तिगत या व्यापार संबंधी कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के लेन देन में अनऑथराइज्ड एक्सेस से गोपनीयता जरूरी है, ठीक है। सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी, सेंडर या रिसीवर के बीच शेयर्ड इन्फॉर्मेशन की सटीकता, शुद्धता का किसी के द्वारा एक्सेस न होने की समावेशन और उपलब्धता की बात करेंगे तो ऑथराइज्ड व्यक्ति या पार्टी है तो इन्फॉर्मेशन की उपलब्धता संभव होती है, ठीक है। तो ये सब सिद्धांत होता है। कंप्यूटर सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो यूजर नेम और पासवर्ड चोरी होने से बचाना, डेटा अनधिकृत उपयोग से बचाना, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के क्रियान्वयन को रोकना और डेटा में अनावश्यक परिवर्तन नष्ट होने से बचाना, ये सब कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। साइबर स्पेस क्या होता है, तो विश्व भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क, उसके चारों ओर फैले सूचनाओं का भंडार जो होता है उसको साइबर स्पेस कहते हैं।
साइबर क्राइम क्या होता है, तो इंटरनेट या ऑनलाइन माध्यम द्वारा किया गया गैर कानूनी कार्य या अपराध जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इंटरनेट का इसका बिगेस्ट टूल होता है कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा को नुकसान पहुंचाना। इसका पहुंचना नुकसान जो पहुंचता है वो साइबर क्राइम के तहत आता है। उदाहरण की बात करें तो बड़ी संख्या में ईमेल भेजना, अनधिकृत तौर पर नेटवर्क का प्रयोग करना, व्यक्तिगत या गुप्त सूचना प्राप्त करना, नुकसान पहुंचाना, वायरस, आर्थिक अपराध, गैर कानूनी तथा असामाजिक तथ्यों चित्रों को प्रदर्शित करना। साइबर वारफेयर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, किसी देश द्वारा दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर व्यक्तिगत गुप्त संवेदनशील डेटा चुराना, नष्ट या क्षतिग्रस्त करना, संचार को बाधित करना आदि जो होता है साइबर वारफेयर के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें स्पैम की, ठीक है, तो देखिए कल्पना विज्ञान के लेखक विलियम गिब्सन द्वारा 1984 में रचित पुस्तक न्यूरोमैंसर में पहली बार साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साइबर अपराध से बचने के उपाय क्या क्या हैं, तो एंटीवायरस, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना। ठीक है, एंटीवायरस, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना, ये इसका काम है। ठीक है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड सुरक्षित रखना व समय समय पर परिवर्तित करते रहना, डाटा और बैकअप की कॉपी रखना, गुप्त कोड में बदलकर सेंड व रिसीव करना इसका कार्य होता है। इसके अलावा अर्थ की बात करेंगे स्पैम, तो अनसॉलिसिटेड या इररिलेवेंट ईमेल या मैसेज, अप्रासंगिक अनचाहे ईमेल या संदेश, इसको हम कहते हैं स्पैम। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो व्हाट्सएप, ब्लॉग, ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट आदि पर फेक अकाउंट बनाकर फॉल्स लिंक के द्वारा क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन को चुराकर गलत कार्यों में प्रयोग करना। स्पैम के प्रकार की अगर हम बात करें तो बल्क मैसेज होता है, क्लिक बैट होता है, मैलिशियस लिंक होता है, अनडिजायर्ड कंटेंट है, फ्रॉड रिव्यूज है, ये सभी जो होते हैं ये स्पैम के प्रकार के अंतर्गत होते हैं। इस तरीके से स्पैम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कुकीज़ क्या होता है। कुकीज़ की बात करें तो वेब ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट या प्रयोग करने पर सर्वर द्वारा संक्षिप्त डेटा यूजर के ब्राउज़र पर सेंड करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। यूजर को सूचित किए बिना पर्दे के पीछे कार्य करने में प्रयुक्त होता है। इंटरनेट के उपयोग को आसान बनाने में प्रयोग किया जाता है। कुछ कुकीज़ यूजर के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट को ख़त्म करने में जो भी सक्षम होते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर तो एक प्रकार का एक कंप्यूटर राइटर जो क्लाइंट और सर्वर के बीच ट्रांसफ़र करने, निजी नेटवर्क पर हमले को रोकने और क्लाइंट और सर्वर के बीच फिल्टर का कार्य करने में प्रयुक्त होता है। प्रॉक्सी सर्वर के कार्य क्या होते हैं, तो अनसॉलिसिटेड वेब पेज या वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट करना, मेलवेयर या वायरस को कंट्रोल करना और सर्वर को गोपनीयता बनाए रखना आदि सभी प्रॉक्सी सर्वर के कार्य होते हैं। फायरवॉल की बात करें तो ये अनऑथराइज्ड यूजर व डेंजरस एलिमेंट्स को नेटवर्क एक्सेस से बचाने में प्रयोग किया जाता है। पॉलिसी के अनुसार करेक्ट होने पर एंट्री संभव अन्यथा असंभव होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या दोनों में प्रयोग होता है। वायरस, फॉर्म, हैकर, ट्रोजन, मालवेयर आदि से सुरक्षा करने में प्रयुक्त होता है। ये सभी वायरस के नाम हैं। यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए इनकमिंग डाटा की जांच कर गेट के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस जो होता है एक छोटा हानिकारक प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर में प्रवेश करके अपनी कॉपी स्वयं बनाने और फैलाने, डेटा को मिटाने, करप्ट यानी खराब करने, परिवर्तन करने, गति को धीमा करने, डिस्क क्षमता कम करने, सॉफ्टवेयर को चलने से रोकने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर पर वायरस का प्रभाव क्या होगा, तो कंप्यूटर का स्वतः रिबूट हो जाता है, कार की गति का धीमा हो जाना, बार बार हैंग होना, फाइलें करप्ट होना, वेब ब्राउज़र पर असामान्य गलत पेज खुल जाना, मेमोरी की स्थिति व साइज गलत बताना आदि ये सब जो है वायरस के प्रभाव होते हैं। वायरस किसे प्रभावित नहीं करता, तो राइट प्रोटेक्ट मेमोरी और कंप्रेस्ड डाटा फाइल को प्रभावित नहीं करता। कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करने का माध्यम क्या होता है, तो इंटरनेट, ईमेल, गेम और सॉफ्टवेयर का माध्यम होता है, इससे जो है प्रवेश करते हैं। मेमोरी डिवाइस की बात करें तो सीडी, डीवीडी, पेनड्राइव, बीडी, फ्लॉपी ईटीसी याद होते हैं मेमोरी डिवाइस। रूट किट की बात करेंगे, ये क्या होता है, तो मेलवेयर का सबसे खतरनाक रूप होता है और इसमें अगर हम बात करेंगे तो मेलवेयर का भाग नहीं बल्कि इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन का संग्रह होता है। ऑपरेशन सिस्टम के स्तर पर रूट किट के निर्माता को कुछ भी करने है तो जो है स्वतंत्र करने में सक्षम होता है। यूजर के कमांड दिए बिना इसमें सिस्टम नियंत्रण में क्षमता होती है। ठीक है, सिस्टम में इनका पता लगाना भी कठिन होता है। अन्य एप्लीकेशन की अपेक्षा सिस्टम पर इनका अधिक अधिकार होता है। एक बार यूजर के सिस्टम में इंस्टॉल होने पर निर्माता यानी कि हैकर द्वारा सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल भी कर सकता है, अपने फाइल को रन कर सकता है, सिस्टम कॉन्फ़िगर बदल सकता है आदि करने में सक्षम होता है। ठीक है, वायरस के प्रकार की बात करेंगे तो
बूट वायरस, मल्टी पार्टिजेट वायरस और जो है प्रोग्राम वायरस, 3 प्रकार के जो है वायरस होते हैं। कंप्यूटर वायरस के सब प्रकार की बात की तो ओवरराइट वायरस है, माइक्रो वायरस है, रेजिडेंट वायरस है, पॉलीमार्फिक वायरस है, फाइल इन्फेक्टर वायरस है, कैविटी वायरस है, सीमॉस वायरस है, कंपेनियन वायरस है, इनक्रिप्ट वायरस है और रेबिट वायरस आदि आते हैं। मैलवेयर क्या होता है? तो ये यूजर की जानकारी के बिना सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ व नुकसान पहुंचाने वाला दोषपूर्ण वायरस जो होता है सॉफ्टवेयर, जैसे कि स्पाईवेयर, वार्म, ट्रोजन आदि ये भी मैलवेयर वायरस होते हैं। ठीक है। वार्म क्या होता है? वार्म, तो वार्म की बात करेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी के खाली स्थान में खुद की कॉपी बनाकर तेजी से फैलने वाला वायरस जो होता है वो वार्म होता है। वार्म से इन्फेक्टेड मेमोरी की क्रैश होने की तीव्र संभावना होती है। कंप्यूटर सिस्टम में वार्म अपने आप फैलते व रन होते रहते हैं। इन्हें रोकने के लिए फायरवॉल या अन्य नेटवर्क प्रणाली अधिक प्रभावी किंतु पूर्ण तरीके से नहीं होती। ठीक है। एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम स्पाईवेयर की अगर हम बात करें तो एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है स्पाईवेयर, और कंप्यूटर यूजर के विरुद्ध बिना इजाज़त के स्पाई की तरह जासूस यानी जासूस की तरह कंप्यूटर में प्रवेश करके ईमेल, यूजरनेम, पासवर्ड चुराकर मैलवेयर भेजने वाले व्यक्ति या समूह को देने में प्रयोग किया जाता है। कुछ कंपनियों व संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए स्पाईवेयर का प्रयोग करते हैं। हैकर या क्रैकर क्या होता है? तो हैकर जो होता है वो आर्थिक लाभ हेतु नेटवर्क में घुसकर डेटा और सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति होता है, और क्रैकर जो होता है वो नेटवर्क सुरक्षा में सेंध लगाने, पासवर्ड चुराकर अवैध कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेटवर्क प्रणाली में जो है कमियों को उजागर करने वाला हैकर का उद्देश्य होता है, और हैकर अपराध या आर्थिक लाभ हेतु प्रयोग किया जाता है। क्रैकर का अन्य नाम है ब्लैक हैट हैकर। तो ये सभी इसके अन्य नाम हैं। इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स जो है ये गेम, यूटिलिटी आदि की तरह प्रस्तुत होकर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन कर यूजर को हानि पहुंचाने वाला वायरस है। ये जासूस बनकर डेटा की चोरी करने में प्रयुक्त वायरस होता है। एडवेयर की बात करें तो ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, यूजर के कंप्यूटर पर डेटा एकत्रित करने, उचित विज्ञापन प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। ब्राउज़र को असुरक्षित साइटों पर भेजने में भी सक्षम होता है। इसका अन्य नाम है एडवर्टीजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र के भीतर स्क्रीन पर विज्ञापन उत्पन्न करके निर्माता पैसे बनाने का काम करने में भी सक्षम होता है एडवेयर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम बम वायरस, टाइम बम वायरस क्या होता है? तो किसी निश्चित तारीख या समय पर या घटना पर रन होने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको टाइम बम वायरस कहते हैं। किसी लॉजिक पर रन होने के नाते इसका अन्य नाम लॉजिक बम भी है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो हैप्पी बर्थडे, जेरूसलम वायरस और 13th फ्राइडे, ये सभी वायरस जो है इसके टाइम बम वायरस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है स्केयरवेयर। ये क्या है? तो हैकर द्वारा फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच देने पर यूजर द्वारा डाउनलोड करते ही कंप्यूटर में प्रवेश करने वाला वायरस प्रोग्राम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग की बात करें तो पासवर्ड क्रैकर प्रोग्राम की मदद से इनक्रिप्टेड फॉर्म में कोडेड पासवर्ड का पता लगाकर अवैध कार्यों तथा अधिकृत कार्यों हेतु उपयोग किया जाता है। फिर होता है पैकेट स्नैपिंग। ठीक है। ये कौन सा है? तो गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही डेटा पैकेट्स की पहचान कर उसे रिकॉर्ड लेना एवं उसका दुरुपयोग करना पैकेट स्नैपिंग कहा जाता है। इसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अभी वायरस के बारे में बात होगी, अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें तो कुछ प्रचलित एंटीवायरस की बात करें जैसे कि एवीजी है, मैकेफी है, ठीक है, सिमेंटिक है, एवेस्ट है, पांडा बुलगार्ड है, कैस्पर स्काई है, ठीक है, बिट डिफेंडर है, नॉर्टन है। ये सभी जो है कुछ प्रचलित एंटीवायरस हैं, और ये ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर में विद्यमान दोषपूर्ण प्रोग्राम जैसे कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वार्म आदि को पहचानने, पता लगाने, रोकने, नष्ट करने के लिए निर्मित होता है। लाभ की बात करें तो किसी सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट फाइल की जांच करने, वायरस से मिलने पर उसे नष्ट करने, वायरस के सक्रिय होने पर तुरंत यूजर को सूचित करने इत्यादि जो है तो प्रोग्राम होता है। इसका हानि क्या है? तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सॉफ्ट फाइल के चालू होने से पहले जांचने में व्यस्त होने से कंप्यूटर गति को कम करने में सक्षम होता है। इंटरनेट सुरक्षा के 3 आधार हैं। ठीक है। यूजर ऑथेंटिकेशन जैसे कि लॉगिन, पासवर्ड, सीक्रेट कोड आदि के वेरिफिकेशन द्वारा प्रमाणिकता की जांच। दूसरा एक्सेस कंट्रोल यानी कि यूजर के अंगुलियों के निशान, वॉइस रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आदि द्वारा जो है डेटा सूचना की गुप्तता सुनिश्चित करना। और तीसरा आता है क्रिप्टोग्राफी यानी कि इंक्रिप्शन यानी कि डेटा के गुप्त कोड में बदलाव तथा डिक्रिप्शन यानी कोड से सामान्य डेटा में बदलाव विधि द्वारा
डेटा चोरी व डेटा लीक के होने की संभावना से अधिकृत व्यक्ति हेतु हमेशा ओरिजिनल डेटा उपलब्ध रहता है। यूजर की पहचान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है यूजर नेम पासवर्ड से, ठीक है, एक गोपनीय डिजिटल कोड जो अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड यूजर का डेटा, सूचना या प्रोग्राम तक पहुंच को प्रतिबंधित करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर डेटा या नेटवर्क का उपयोग केवल अधिकृत यूजर को ही एक्सेस करने में प्रयुक्त होता है। पासवर्ड सुरक्षित रखने के उपाय क्या क्या हैं? तो नेटवर्क में धोखे से बार बार प्रयास करना से क्या होता है, पासवर्ड लीक होने की तीव्र संभावना से बचने के लिए निम्न उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें आता है अक्षरों और नंबर्स और विशेष सिंबल का जो है मिश्रित रूप प्रयोग करना तथा लेंथ बड़ा रखना पासवर्ड का, ठीक है। नियमित अंतराल पर पासवर्ड बदलते रहना और उसे याद रखना, ना किसी को पासवर्ड बताना ना कहीं लिखना, कैपिटल तथा स्मॉल लेटर का मिश्रित रूप से प्रयोग करना, ये सभी पासवर्ड को सुरक्षित रखने के उपाय हैं, ठीक है। एक है बायोमेट्रिक तकनीक, तो यूजर के अंगों का जैसे कि अंगुली की छाप, आँख की पुतली, चेहरे की आकृति, आवाज़, ये सभी से प्रयोग से यूजर की पहचान स्थापित करने की तकनीक जो होती है वो बायोमेट्रिक तकनीक के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद कुछ न्यू वे ऑफ लर्निंग लेटर्स यानी कि ए टू जेड कुछ न्यू वे से लर्न किया जाता है, जैसे कि ए फॉर एंड्रॉयड है, बी फॉर ब्लूटूथ है, ठीक है, सी फॉर कंप्यूटर, डी फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि डीवीडी जिसको कहते हैं, ई फॉर ईमेल, एफ फॉर फ्लॉपी डिस्क, जी फॉर गूगल, एच फॉर हार्ड डिस्क। इसके अलावा आई फॉर इंटरनेट, जे फॉर जॉय स्टिक, के फॉर कीबोर्ड, एल फॉर लेजर, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एन फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओ फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR, पी फॉर प्रिंटर, क्यू फॉर QR कोड, आर फॉर रैम, एस फॉर स्कैनर, टी फॉर ट्रैक बॉल, यू फॉर USB, बी फॉर वायरस, डब्ल्यू फॉर विंडोज, एक्स फॉर जीराक्स मशीन, वाई फॉर याहू और जेड फॉर JIP ड्राइव होता है, ठीक है, जिप ड्राइव जिसको कहते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब किया, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना मत भूलिएगा। इस तरीके से पूरा वीडियो इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है। 3 वीडियो बनाए, 3 वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका कंप्यूटर पूरा जो है एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसके लिए जो है आप अच्छे से तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।